नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास शर्मा आपका स्वागत करता हूं झा एग्जाम पेज पर, जहां आपको जीके के संपूर्ण क्वेश्चन जो कि एसएससी, जीडीए, सीजीएसएल, एलडीसी तथा एमटीएस के लिए प्रति लाभदायक होंगे तथा आप इनको ज़रूर ज़रूर याद करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा सहायता देंगे। हम बात करते हैं अपने झा एग्जाम पेज के बारे में, जिसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो हमारा है वो है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सल्तनत वंश की, जो कि हमारा सुल्तानों ने सबसे पहले शुरुआत किया था, जिसे हम मोहम्मद गौरी के द्वारा हराने के बाद या मोहम्मद गौरी के मर जाने के बाद, जिनकी मृत्यु लाहौर से बाद अफगानिस्तान में जाकर हुई थी, तथा वे अपने दास को यहाँ पर छोड़ गए थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि हमारे दास वंश से यानी गुलाम वंश से ही थे। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं किसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था। यहाँ बात करेंगे पहले ऑप्शन खिलजी वंश की। खिलजी वंश के बारे में हम बात करें तो इन्होंने लगभग 84 साल तक शासन किया था। इसके बाद बात करेंगे तुगलक वंश की। इन्होंने 94 साल तक लगभग शासन किया था। सबसे कम शासन करने वाले थे लोधी वंश। लोधी वंश ने लगभग बहुत ही कम समय तक शासन किया था। दास वंश ने लगभग इन्होंने 25 साल तक शासन किया था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा है हमारा तुगलक वंश। यहाँ इसका आंसर है हमारा तुगलक वंश, राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अच्छा, वह असफल व्यक्ति क्यों थे? इसके ऑप्शंस हैं, वह विक्षिप्त थे, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, या फिर उसने चीन के साथ युद्ध किया था। यहाँ पर हम बात करेंगे इसका आंसर है आंसर नंबर 2, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। इनके बारे में व्यवहारिक राजनेता इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इन्होंने किसी भी समय में किसी भी प्रकार से राजनीति तथा अपने जो साम्राज्य था इसको व्यवहारिक रूप से सुचारू रूप से नहीं चला सके थे। इन्होंने अपनी राजधानी को बार बार बदला था तथा इसी कारण से यह एक राजनेता के तौर पे विफल हो गए थे। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोधी वंश की। लोधी वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर इसका सही उत्तर है इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या खिज्र खान। इसका सही उत्तर है बहलोल लोधी, जो कि हमारे लोधी वंश के संस्थापक भी थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली के अंतिम सुल्तान की। दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो कि लोधी वंश से ही था, क्योंकि आखिरी वंश जो कि दिल्ली का सुल्तनत वंश का था वो लोधी वंश था। लोधी वंश के बारे में इसका अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश से ही संबंधित था तथा इसका आखिरी वंशज था। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न, 5वें प्रश्न पर। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि सन 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बलबन या इल्तुतमिश, इनमें से महमूद गौरी को हराया था। महमूद गौरी जो कि भारत पर शासन करने की नीति से आया था। इससे पहले महमूद गजनवी जो सिर्फ लूटने ही आया था तथा लूट कर चला जाता, बट इसके अलावा महमूद गौरी जो था वह शासन करने की नीति से आया था, साम्राज्य बढ़ाने की नीति से आया था। इसी ने पृथ्वीराज चौहान ने इसी को हराया था सन 1191 में, तथा इसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान खुद हार गए थे महमूद गौरी से सन 1192 में। इसके बाद ही कहते हैं कि भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी तथा सुल्तानों की नींव पड़ी, जो कि तुर्कों के बाद मुगल शासन की नींव सन 1192 के बाद ही पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद ही पड़ी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी। चमड़े की प्रतीकात्मक मुद्रा जिसके बारे में इतिहास में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। हाँ, मिलता है तो सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिन्होंने भारत में चांदी तथा पीतल इनके सिक्कों के बारे में मिलती है। चांदी को जिसे हम टंका के रूप में कहते हैं तथा पीतल को जीतल के रूप में जानते हैं। जीतल
इसके बारे में अलावा चमड़े के प्रतीकात्मक मुद्रा किसी भी काल में तथा किसी भी संपेक्ष में पूरे इतिहास में कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 3 आ गया एक्चुअली। प्रश्न नंबर 7 ये हमारा है भक्ति प्रचारक। भक्ति प्रचारक जो कि शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। शंकर देव जो कि एक भक्ति प्रचारक थे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कई प्रादेशिक भाषाओं में अपना योगदान दिया तथा उन्हें महत्वपूर्ण बनाया तथा उन्होंने इनका इस्तेमाल भी किया, मगर उन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक लोकप्रिय जो बनाया था वह असमिया भाषा थी, आसाम की, तथा इस भाषा को लोकप्रिय बनाने का यही उद्देश्य था तथा इस भाषा का प्रचार हो सके, तथा भक्ति प्रचारक थे वो जो कि शंकर महादेव ने। इसके बाद ही असमिया भाषा को काफ़ी आगे प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ ही उनका विस्तार भी हुआ तथा इसको महत्वता भी मिली। चलते हैं अगले प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 8 है। अमुक्तमाल्य किसकी रचना थी। अमुक्तमाल्य यह कृष्णदेव राय, वच्चाराज, खारवेल, अल्लासनी पेदन्ना। इसमें सही उत्तर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर राज्य के एक कवि थे, उन्होंने अमुक्तमाल्य की रचना की थी। कृष्णदेव राय के बारे में सबसे ज़्यादा यही महत्वपूर्ण है कि वह एक बहुत ही रोचक कवि हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 9। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। पृथ्वीराज चौहान जो कि तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा हराए गए थे, वह थे तराइन का युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1192, तराइन का युद्ध चांदवार 1193, रणथंबोर 1195। तराइन का युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था तथा तराइन के युद्ध पृथ्वीराज चौहान इसमें खुद हार गए थे, जिसमें उनको असफलता मिली थी, तथा इसमें पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो सही उत्तर इसका है तराइन का युद्ध 1191। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। तलीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। तलीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई सन 1565 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत पूरा सल्तनत काल है तथा इसमें इसका ज़्यादातर सुल्तान मुस्लिम वर्ग से ही थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इनकी राजकीय जो भाषा तथा इनका राजकीय धर्म इनका इस्लाम था, तथा इनकी राजकीय भाषा थी वह उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी। इनमें से जो इनकी राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास का दिवालिया सुल्तान भी कहा जाता है, तथा इसने अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से देवगिरी की ओर बदली थी, तथा इसने बाद में देवगिरी जो कि बाद में इसे दोबारा से दिल्ली में ही स्थानांतरित किया था, जिसकी वजह से इसका काफ़ी सारा धन तथा इसका बहुत सारा सैन्य वृत्तियाँ तथा और भी बहुत सी चीज़ें प्रभावित हुई थी, जिसके कारण इसे बहुत सी दिक्कतें आई थी प्रशासन चलाने में। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 13। हम्पी किसके लिए जानी जाती है। इसका ऑप्शन है यह गोलकोंडा की राजधानी थी। मध्यकालीन भारत में यहाँ सबसे बड़ा अस्पताल था। यहाँ फारसी में भारतीय महाकाव्यों के अनुवाद थे, या यह विजयनगर की राजधानी थी। हम्पी जो कि एक प्रदेश की राजधानी के रूप में जानी जाती है तथा इसका सीधा संबंध विजयनगर से है। यह विजयनगर की राजधानी के रूप में ही जानी जाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। दिल्ली के सुल्तान बहुत से सुल्तान हुए हैं, मगर इनमें सबसे ज़्यादा शहरों की जो स्थापना की थी वो थी फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इब्राहिम लोदी। इनमें से सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का ही काल सबसे ज़्यादा लंबा समय काल था, 94 साल। इसमें तुगलक वंश को 94 साल के अंदर उन्होंने बहुत सारे शहरों की स्थापना की थी, जिनमें से मुख्य वाराणसी तथा उज्जैन और इलाहाबाद जैसे कई महत्वपूर्ण शहर हुआ करते थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। चांद बीबी
चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी अहमदनगर, बीजापुर, सतारा, गोलकोंडा। चांद बीबी इनमें से अहमदनगर की शासनकाल के दौरान यहाँ की शासक थी तथा इनके जो पति थे उनकी मृत्यु के बाद ही इनके भतीजे के द्वारा वहाँ का शासन चलाने में, जो कि उस समय बालिग भी नहीं था, बहुत ही बालकपन स्थिति के अंदर इन्होंने अपने शासनकाल में इनके भतीजे ने चलाया था तथा उसकी ही एक तरह से सरपरस्ती के अंदर चांद बीबी ने उसे अपनी सरपरस्ती में ही ले लिया था। उसके बाद उनको अपना शासनकाल सौंपकर उन्होंने अपना शासन अहमदनगर में स्थापित किया था। तथा चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 16, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तराइन का युद्ध जो कि हम जानते ही हैं, पहला तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था तथा दूसरा भी तराइन का युद्ध ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था, जिसमें पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे तथा इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे दूसरे युद्ध में। तो पहला युद्ध जो हुआ था हमारा सन 1191 में हुआ था तथा दूसरा युद्ध हमारा हुआ था सन 1192 में। इसी वजह से ही हम जानते हैं सन 1526 जो कि हमारा सल्तनत काल का आखिरी साल था। उसके बाद मुगल शासन शुरू हो जाता है और सन 1857 यह हमारा मेरठ की क्रांति का साल था। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा जो कि इस्लाम में बहुत ही मान्य होती है तथा इसमें पीर से क्या आशय है? सबसे पहला इसका है सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, या फिर सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। सूफी में पीर का अर्थ होता है गुरु, यानी सूफियों के अंदर जो सूफी होते हैं उनके लिए सूफियों के लिए गुरु ही महत्वपूर्ण स्थान है तथा उनका पीर जो उन्हें मार्गदर्शक या राह दिखाते हैं उन्हें वह पीर कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले बहुत से राजा नहीं थे, लेकिन हाँ इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें मोहम्मद गजनी जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पर तकरीबन 17 बार आक्रमण किया था, जिन्हें हम इतिहास में कई जगह मोहम्मद गजनबी के भी नाम से भी जानते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले हमने यानी आरोही क्रम में ही इसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहला जो हमारा दास प्रथा थी दिल्ली सल्तनत में, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, वह थी हमारी गुलाम वंश। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक इनके संस्थापक थे सबसे पहला। उसके बाद हमारा आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो कि हमारा है दूसरा। तीसरा है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश में हमारे मोहम्मद बिन तुगलक थे तथा जिनके संस्थापक, और तथा चौथा है सबसे ज़्यादा लास्ट का सैयद वंश। तो हमारा क्रम बनता है 4 1 2 3, जो कि हमारा चौथा उत्तर सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता, भारत के तोते की उपाधि इनमें से हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक शाह या नानक। इनमें से हुसैन शाह को या अमीर खुसरो को ही इसमें भारत का तोता कहा जाता है। इन्होंने खुद को ही यह उपाधि दी थी तथा इन्हें तूतियाए हिंद भी कहा जाता था। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप था? यह मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके बारे में हम जानते ही हैं, इन्होंने अपनी राजधानी को बदलकर अपने प्रशासन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से इन्हें असफल सुल्तान भी कहा जाता है कई कई जगह। इन्होंने अपनी राजधानी को दौलताबाद के समीप जो औरंगाबाद है, यह तकरीबन यहाँ से दौलताबाद से करीबन 16 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? दिल्ली सुल्तान के शासन सन 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक है। इसका प्रारंभिक उद्देश्य यही था कि प्रारंभ यहाँ से 1106 नहीं 1206 में हुआ था इसमें कई जगह यहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि 1206 के बाद 1210 तक, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का
इन्होंने स्थापना की थी गुलाम वंश की, यहीं से इनका प्रारंभ शुरू होता है। तथा कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उस रियाज, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। इसमें सही उत्तर है गयासुद्दीन बलबन। बलबन ही वह शख्स था जिसने उस समय हो रहे उत्तर पश्चिम की तरफ से आक्रमणकारियों को रोका था तथा वहां पर बहुत से किलों का निर्माण किया था, जिसकी वजह से उसने कई तुर्क आक्रमणकारियों को रोककर दिल्ली सल्तनत की हिफाजत की थी। तथा वह काफ़ी क्रूर भी था, जिसने लोह और रक्त नीति भी अपनाई थी। प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाले की, यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की, फिरोज तुगलक की, मोहम्मद तुगलक की या बलबन की। इनमें से किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। यह काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक कट्टरवादी थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें अपने इस्लाम के मानते थे उनको काफ़ी रियायत दे रखी थी, तथा ब्राह्मणों जो कि या गैर धार्मिक जो जितने भी लोग थे उन पर जजिया कर लगाया था, जिसका वर्णन किसी भी फारसी किताब या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं दिया जाता, जिस जजिया कर को लगाया जा रहा था ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर के बारे में सन 736 की बात करें तो सन 736 में दिल्ली शहर की स्थापना क्या खिलजी, लोदी, तोमर, तुगलक, इनमें से जो सही उत्तर है वह तोमर ने सन 736 में दिल्ली शहर की स्थापना की थी, जो कि एक राजपूत थे। राजपूत होने के साथ साथ इन्होंने इस दिल्ली का नाम कई बार इतिहास में बदला है, तथा अभी फिलहाल में दिल्ली को दिल्ली भी लिखा जाता है, उससे पहले दिल्ली भी लिखा जाता है, तथा दिल्ली की जो शहर की स्थापना सन 736 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, किस तुर्की शासन ने भारत में सन 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था? हम जानते हैं कि 14 बार आक्रमण करने वाले मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद तुगलक, चंगेज़ खान या महमूद गालिब, इनमें से जो हमारे थे महमूद गालिब ने किसी भी समय पर आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद आते हैं चंगेज़ खान जो कि आते थे तथा लूट कर चले जाते थे। उसके बाद आता है मोहम्मद तुगलक ने कभी भी लूटने आक्रमण किया, बट इसके बाद उन्होंने कभी लूट नीति नहीं अपनाई। आखिर में आते हैं महमूद गजनवी। इन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया तथा यहाँ से कई तरह के घोड़ों पर बहुत से नकदी, जेवर तथा सिक्के, बहुत सी धनराशियाँ लूट कर ले गए थे। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न 26 की ओर। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? यहाँ पर हम बात करेंगे पहले मुस्लिम शासक की। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर ए अकबर, बी शाहजहां, 3 कुतुबुद्दीन ऐबक तथा 4 अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर बात करेंगे पहले मुस्लिम शासक की। मुस्लिम शासक का मतलब ये है यहाँ पर कि सबसे पहले जो तुर्की थे वह थे मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद मोहम्मद गजनी, उसके बाद मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद बिन गजनी जो थी, उसके बाद मोहम्मद गौरी। मोहम्मद बिन कासिम सन 713 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी जो कि लूटपाट के इरादे से ही आते थे ज़्यादातर, उन्होंने 17 बार भारत में लूटपाट मचाई। उसके बाद मोहम्मद गौरी जो कि अपनी साम्राज्य विस्थापन के लिए ही आते थे, उन्होंने लूटपाट ना मचाने की जगह अपना साम्राज्य विस्थापन ठीक समझा। लेकिन इन्हीं के जो दास प्रथा के अनुसार इन्हीं के दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मुस्लिम शासक थे, जो मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद ही इन्होंने अपने आप को स्वयं भारत का राजा घोषित किया, सुल्तान घोषित किया। तो हमारा सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 28, तलीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? तालीकोटा का युद्ध जो कि विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा, ये पूछा गया है। इसमें जो राजा थे संगम थे, अनिरुद्ध थे, तुलुभ थे या सुलुभ। इसमें सही उत्तर है तुलुभ ही वह व्यक्ति थे जो राजवंश के राजा थे।
कौन से? विजयनगर साम्राज्य के, है ना। इसीलिए इन्हें तलिकोटा के युद्ध में राजवंश का राजा जो थे विजयनगर साम्राज्य में, ये तुलुक के राजा थे। प्रश्न चलते हैं अगले 29। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कई वेधशाला बनवाई थी। यहाँ पर कौन जिन्होंने बनवाई थी? वो सवाई के जय सिंह ने करवाई थी, महाराजा जय सिंह ने। जय सिंह ने जो वेधशाला बनवाई थी ये ज़्यादातर खगोल शास्त्र के ऊपर हुआ करती थी। खगोल शास्त्र जो हमारे शासन जय सिंह के शासन के अंदर इन्होंने ज़्यादातर, इसका जो ऑप्शंस में देखते हैं इसमें वाराणसी था, इलाहाबाद था, उज्जैन या मथुरा। खगोल शास्त्र के बारे में हमें ज़्यादातर सूरज, चांद, सितारे तथा उनसे उनकी बीच की दूरियां तथा उसके बारे में बताने के लिए खगोल शास्त्र का निर्माण करवाया था, कई भवनों का निर्माण कराया था। वेधशालाएं, इनमें से अभी जो रिसेंटली कार्यरत है वह जयपुर की वेधशाला है, लेकिन इसका आंसर जो है सही जहां नहीं करवाया था वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद में इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी खगोलशाला, वेधशाला नहीं निर्माण करवाई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 30 की ओर। दीवानी कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? दीवाने कोही एक तरह से कृषि के विभाग का ही एक इसका नाम था, जो कि सल्तनत काल में दिया गया था। यह किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या जलालुद्दीन खिलजी। इनमें से सही उत्तर जो है वो है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इन्होंने ही दीवाने कोही को विख्यात कृषि विभाग के रूप में द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि इन्होंने ही कृषि का उद्धान करने के लिए तथा भारत के जो तटीय इलाके थे उनसे ना हटकर यहाँ पर जो मैदानी इलाका था, जहाँ गंगा, जमुना तथा कई तरह की नदियों, दोआब के बीच में खेती को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने ही दीवाने कोही के रूप में एक विभाग को बनाया था जो कृषि को प्रोत्साहित कर सके। तथा अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 30 हमारा यहाँ समाप्त हो गया है।